वैज्ञानिकों का अनुमान है कि आज के समय में हमारे ग्रह पर 15 लाख से ज्यादा जानवरों की प्रजातियां रहती है। इनमें उन जानवरों को शामिल नहीं किया गया है जिनकी अभी खोज नहीं हुई है। बेशक उनमें से सभी एक दूसरे के अच्छे दोस्त तो हो नहीं सकते। आपको क्या लगता है कौन से जानवर का आपस में सबसे खराब रिश्ता है? आप शायद बिल्लियों और कुत्तों के बारे में सोच रहे हैं या फिर नेवले और सांप के बारे में, लेकिन यह संबंध अब किसी को भी हैरत में नहीं डालता, आश्चर्यचकित नहीं करता। वास्तव में जानवरों की दुनिया में बहुत सारे जानलेवा दुश्मन हैं। आज हम उन जानवरों की बात करेंगे जो एक दूसरे के साथ खड़े तक नहीं हो सकते। चलिए शुरू करते हैं। क्रोकोडाइल और हिप्पो। हर कोई क्रोकोडाइल से डरता है और उन्हें नदियों के जानलेवा राजा के रूप में देखा जाता है। इसीलिए कई हॉलीवुड फिल्में भी उन पर टारगेट करके बनाई गई है और शायद इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहावत बनाई कि पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं किया जाता। लेकिन शायद उन्होंने थोड़ी जल्दी कर दी। बहुत कम लोग जानते हैं कि हिप्पो क्रोकोडाइल का पड़ोसी है। पहली नजर में हिप्पो उतने खतरनाक और डरावने नहीं लगते, थैंक्स उन कार्टून प्रोग्राम्स के लिए जिनमें इन्हें प्यारे से और गोलू मोलू सा दिखाया जाता था, जिसमें वो सुंदर गोलमटोल जानवर बहुत धीरे धीरे चलता था। लेकिन हकीकत में हिप्पो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है। वैसे वे सिर्फ घास ही खाते हैं, लेकिन अभी हाल ही में वैज्ञानिकों को पता चला है कि वे मांसाहारी भी हो सकते हैं। वैसे ये जानवर गंभीर परिस्थितियों में ही मांस खाते हैं, जैसे कि सूखे के समय मगरमच्छों से भोजन छीन ली जाए यदि वे चाहे तो। वैसे एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि शोधकर्ताओं ने हाल ही में पता लगाया है कि हिप्पो व्हेल से संबंधित है। लेकिन सवाल अभी भी यही है कि नदियों का असली राजा कौन है, प्यारा सा हिप्पो या खतरनाक जबड़ों वाला मगरमच्छ? अफ्रीका में नील मगरमच्छ को सबसे खतरनाक जंगली जानवर में से एक माना जाता है। विभिन्न आंकड़ों के अनुसार ये साल में 270 से 750 बार लोगों पर हमला करता है। हालांकि हिप्पो को मगरमच्छ से भी ज्यादा आक्रामक और खतरनाक माना जाता है, जो कि अपने मजे के लिए गुजरने वाले छोटे जहाजों को पलट देते हैं और अपने क्षेत्र में लोगों को भी मार देते हैं। लेकिन क्रोकोडाइल ऐसा नहीं करते। हालांकि अफ्रीका के कई हिस्सों में क्रोकोडाइल और हिप्पो रहने के लिए एक ही जगह शेयर करते हैं। लेकिन तब क्या होता है जब ये दोनों आमने सामने होते हैं? जंगल के कानून के हिसाब से क्रोकोडाइल हिप्पोस के बच्चे से भी दूर रहने की कोशिश करते हैं, खासकर उनकी माँ आसपास हो तो। लेकिन कुछ मामलों में जब खाने के लिए लड़ाई होती है तो प्यारे से दिखने वाले हिप्पो मगरमच्छ की बैंड बजा डालते हैं। शार्क और डॉल्फिन, कौन सा जानवर ज्यादा खतरनाक है, क्यूट से दिखने वाली डॉल्फिन या फिर खून की प्यासी शार्क? आप सभी का जवाब जरूर शार्क ही होगा। वैसे आपको बता दें कि डॉल्फिन को देखकर शार्क की आत्मा कांप जाती है। डॉल्फिन उनके लिए साक्षात मौत है। चौंक गए ना? आपको यकीन नहीं है? चलिए हम बताते हैं ऐसा क्यों है। डॉल्फिन की स्किन बहुत सॉफ्ट होती है और शरीर बिल्कुल लचीला। शार्क की तुलना में डॉल्फिन ज्यादा फुर्तीली होती है और खासकर अपनी पूंछों की वजह से, जबकि शार्क की वर्टिकल फिन्स अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट को सीमित कर देती है। डॉल्फिन की हॉरिजॉन्टल पूंछ तेजी से चलने में मदद करती है और तेज वार करने में भी। डॉल्फिन परिवार में सबसे खतरनाक प्रजाति ऑर्कस अपनी पूंछ का जोरदार इस्तेमाल करके शार्क को पीछे धकेल देती है। बाकी की आप कल्पना कर सकते हैं कि आगे क्या हो सकता है, जो अविश्वसनीय है। डॉल्फिन का चेहरा मोटा और बहुत मजबूत होता है, जो हमला करने में काम आता है। डॉल्फिन नीचे से शार्क के शरीर पर हमला करती है, खासकर शार्क के पेट के नरम हिस्से पर, जो कि गंभीर आंतरिक चोट का कारण बन जाती है। डॉल्फिन हमेशा झुंड में चलती है, जबकि शार्क आमतौर पर अकेली ही चलती हैं, जो मुकाबले में शार्क को बहुत ज्यादा कमजोर बना देती है। जैसे डॉल्फिन का सबसे बड़ा हथियार है उसकी अपनी इकोलोकेशन क्षमताओं के साथ बुद्धिमत्ता, जिस वजह से आसानी से अपने दुश्मनों की चाल का पहले ही पता लगा लेती है। बीज और हॉर्नेट्स और मधुमक्खियों के बीच की लड़ाई कीटों की दुनिया की एक घातक संघर्ष माना जाता है। एक जापानी जॉइंट हॉर्नेट 4 दर्जन जापानी मधुमक्खियों को आसानी से मार सकती है। हॉर्नेट बड़े सेलुलोज घोंसले का निर्माण करती है। उनके पोषण का मूल स्रोत चीनी से भरपूर भोजन होता है। प्रकृति में वे सड़े गले फलों, पेड़ के रस और अन्य कीड़ों द्वारा छोड़े गए तरल पदार्थों में पाते हैं। इसलिए हॉर्नेट प्रकृति के नियम के अनुसार मधुमक्खियों पर उनके शहद के लिए आक्रमण करती है। मधुमक्खी पालन करने वाले विशेष जाल लगाकर इन चोरों से छत्तों की रक्षा करते हैं। हालांकि जापानी उप प्रजाति की मधुमक्खियों ने अपना असामान्य पेस्ट कंट्रोल मैकेनिज्म सिस्टम विकसित कर लिया है। जब इन कीड़ों के समूह के आसपास कोई बिन बुलाया मेहमान यानी कि हॉर्नेट नजर आती है तो मधुमक्खियां उन हॉर्नेट्स पर चारों तरफ से झुंड में हमला कर देती है और घेर कर उसे गिरा देती है।
फिर उसके चारों ओर बहुत तेजी से अपने पंखों को हिलाना शुरू कर देती है, जिसके परिणाम स्वरूप हॉर्नेट एक मौत के जाल में फंस जाता है। पंखों को लगातार जोर से हिलाने से 50 डिग्री सेल्सियस तापमान तक की गर्मी निकलती है, मानो जैसे कोई गर्म गोला हो। फिर थोड़ी देर बाद उन घुसपैठियों की गर्मी से मौत हो जाती है। शेर और हाइना। शेर और हाइना के बीच के झगड़ों के बारे में जानने के लिए आपको कोई जीव वैज्ञानिक होने की जरूरत नहीं है। सदियों पुरानी इस लड़ाई को फेमस डिज्नी एनिमेटेड मूवी द लायन किंग में बखूबी दिखाया गया है। असल में ये धब्बेदार हाइना और शेर दोनों एक दूसरे से खानदानी तौर पर बोले तो पीढ़ियों से नफरत करते आ रहे हैं और हमेशा एक दूसरे से लड़ने मरने के लिए तैयार रहते हैं। जंगल के कानून के हिसाब से निश्चित रूप से शेर ही जीतता है, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। नहीं तो हम भला क्यों इस वीडियो में इन कट्टर विरोधियों की सदियों पुरानी आपसी दुश्मनी की टकराव की चर्चा करते। फैक्ट ये है कि शेर और हाइना एक ही भूगोलिक सीमा में रहते हैं और भोजन के लिए एक ही तरह के शिकार पर ही निर्भर करते हैं। हालांकि हाइना संख्या में शेर से अधिक होते हैं, जिसका उन्हें निश्चित तौर पर फायदा मिलता है, लेकिन आमने सामने की लड़ाई में जंगल का राजा ही जीतता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस में अगर किसी अकेले शेर को हाइना के झुंड का सामना करना पड़ जाए तो बात कुछ अलग हो सकती है। ऐसा ज्यादातर तब होता है जब किसी बूढ़े शेर को झुंड से अलग कर दिया जाता है। ये बूढ़ा शेर हाइनाओं के लिए एक आसान टारगेट बन जाता है। माना जाता है कि हाइनाओं द्वारा समूहों में हमला करने के अलावा उनके पास एक जो घातक हथियार है वो है हाइना का काटना, यानी कि इनके जबड़े में किसी की भी हड्डियों को आसानी से तोड़ देने की ताकत होती है। कभी कभी इन दो प्रजातियों के बीच का टकराव युद्ध में भी बदल जाता है। इसका अच्छा उदाहरण है अप्रैल 1991 की एक घटना, जब इथोपियाई रेगिस्तान में 2 हफ्ते की लड़ाई में 35 हाइना और 6 शेर मारे गए थे। वो हर रात जमकर लड़ते थे और दिन के समय आराम करते थे। वैसे कुछ मामलों में ये अक्सर एक दूसरे के बच्चों को भी मारते रहते हैं, खाने के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपसी दुश्मनी का बदला लेने के लिए और जीवित रहने की रणनीति के लिए। बढ़िया सर्वाइवल स्ट्रेटजी है। चींटियां एंट वॉर्स। क्या ये छोटी छोटी चींटियां खतरनाक और आक्रामक हो सकती हैं? खैर, ये माने या ना माने, वे एक दूसरे के लिए अविश्वसनीय रूप से बेहद खतरनाक है और लड़ाई अन्य कॉलोनी के चींटी वासियों के बीच बातचीत का एक बहुत ही सामान्य और आक्रामक रूप है। लगभग 120 मिलियन वर्ष पहले उन्होंने पृथ्वी पर खाने के लिए प्रतिस्पर्धा की और जल्दी ही बहुत ताकतवर बन गए और आज पृथ्वी पर जानवरों की सबसे बड़ी आबादी में से एक बन गए, जिसके काफी सारे इकोलॉजिकल प्रूफ मिल जाएंगे। हमारे इकोसिस्टम में चींटियों की लगभग 16,000 प्रजातियां हैं और उनकी कुल संख्या 10,000 ट्रिलियन कीड़ों के आंकड़ों तक पहुंच जाती है, जो कि सोच से भी बिल्कुल परे है। आसान भाषा में बोले तो प्रति व्यक्ति 1 मिलियन से अधिक चींटियां हैं। चींटियां न केवल अपनी घरेलू मुसीबत से बचाती है, बल्कि दूसरे प्रजातियों से होने वाली मुसीबत में भी बच सकती है। इस फैक्ट से ये समझ में आता है कि ये चींटियां सामाजिक यानी सोशल कीड़े हैं। प्रत्येक कॉलोनी में उनकी एक पारिवारिक संरचना और उनकी खास विशेषताएं हैं। ये अन्य कॉलोनी के चींटियों को दुश्मन के रूप में देखती है और यही इनके मुख्य संघर्ष का कारण है। कॉलोनी के चींटियों का मानना है कि अन्य प्रजातियां या अन्य कॉलोनी की चींटियां उनका भोजन छीनना चाहती है या इनके एरिया पर कब्जा करना चाहती है। जब वे इस खतरे का जवाब देते हैं तो ये लड़ाई का कारण बन जाता है। कुछ प्रजातियों की कॉलोनियों में सैनिक चींटियों के अलग अलग समूह होते हैं जो श्रमिक यानी वर्किंग क्लास के होते हैं। वे हमले के बचाव में माहिर होते हैं। आमतौर पर जो आर्मी चींटियां होती हैं वो एक अलग प्रजाति समूह की है। वैसे ये चींटियां मधुमक्खियां जैसे अन्य कीड़ों से भी नहीं डरती और बाकी कीड़े भी इस खतरनाक सेना से दूर रहने में भलाई समझते हैं। लेकिन ये लड़ाकू चींटियां लड़ाई कैसे जीतती हैं और कौन से विशेष हथियार का इस्तेमाल करती है? इसका जवाब है उनके पास जहरीले रसायनों को फेंकने वाली ग्रंथियां यानी कि पोटली होती है। आमतौर पर जब वे हमला करती हैं तो सेना चींटी हमले के दौरान बहुत संगठित होती है। जहां एक चींटी दुश्मन से आमने सामने लड़ती है तो अन्य शिकार को झुंड में हमला करना शुरू कर देती है और कभी कभी तो दुश्मन को चीर फाड़ के अलग कर देती हैं। लगता है जैसा कोई खूनी एक्शन मूवी चल रही हो। मीरकैट्स और ड्रोंगो पक्षी। एक बार फिर से डिज्नी एनिमेटेड मूवी द लायन किंग। शायद आपको याद हो कि किस तरह छोटा सिम्बा हकुना मटाटा स्टाइल में कीड़े मकोड़े खाना सीखता है। ठीक उसी तरह सिम्बा का दोस्त टिमोन यानी कि मीरकैट्स भी कीड़े मकोड़े खाते हैं। साथ ही सांप बिच्छुओं को भी मारकर खा जाते हैं, लेकिन उनके रहने की जगह पर एक खतरा मंडराता रहता है। असल में कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जिनका खाना बिल्कुल वही है जो हमारे मीरकैट्स का होता है,
ये पक्षी दूसरे जानवरों की मिमिक्री करने में माहिर होते हैं। जी हाँ, हम ड्रोंगो पक्षियों के बारे में बात कर रहे हैं, जो अन्य जानवरों की आवाज की नकल कर सकते हैं ताकि अपने भोजन का बचाव कर सकें। मीरकेट्स जब अपना शिकार खाने वाले होते हैं, ये चालाक पक्षी उन शिकारियों की आवाज निकालकर जिनसे मीरकेट्स डरते हैं उनको डरा देते हैं और उस शिकार को चुरा लेते हैं, जिसे मीरकेट्स जल्दबाजी में डर के मारे फेंक कर भाग जाते हैं। है ना मजेदार, बिना मेहनत किए दिमाग से खाना खाना। अंत में एक क्लासिक, कुत्ते और बिल्लियां। कुत्ते और बिल्लियों का संघर्ष बचपन से हमने सैकड़ों कार्टून फिल्मों और किताबों में देखा और पढ़ा है, लेकिन इन जानवरों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती। वास्तव में शोधकर्ताओं का कहना है कि पूरी तरह से सच नहीं है। ये गलत फहमी ज्यादातर शिकार प्रवृत्ति और समझ की कमी के कारण होता है। असल बात तो ये है कि जब कुत्तों को पहले पालतू बनाया जाता है और उन्हें जानवरों का शिकार करना सिखाया जाता है, यही कारण है कि बिल्ली को देखते कुत्ता तुरंत उसको पकड़ने की कोशिश करता है और एक बिल्ली की प्राकृतिक प्रतिक्रिया डर और अपनी रक्षा करना है। हालांकि घर में अगर कुत्ते का पिल्ला और बिल्ली को एक साथ पाल पोस कर बड़ा किया जाए तो यह संभव है कि वो उसे शिकार के रूप में नहीं देखेगा, उसका दोस्त बन जाएगा। इसलिए यदि आप एक बिल्ली और कुत्ते को अपनाने का फैसला करते हैं तो बस आपको एक दूसरे को जानने के लिए उन्हें कुछ समय देने की आवश्यकता है। अगर आपको इस वीडियो का सेकंड पार्ट देखना है तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 जरूर लिखिएगा।